तो एम्प्लॉय का ये डाल दिया हूँ नाम। अब हर एम्प्लॉय का एक आईडी भी डालता हूँ मैं। क्या डालता हूँ? आईडी भी डालता हूँ। और मान लो कि इसका H10109 ऐसा कुछ क्या डाल दिया गया, एम्प्लॉय आईडी डाल दिया गया है। तो एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय का नाम हो गया, एज हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, सिटी हो गया, पोस्ट हो गया और डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया। करेक्ट। ये इसका मतलब क्या हो गया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ ऐसा लिख करके, हाँ ऐसा लिख करके हम क्रिएट करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ, क्या डालेंगे, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब क्लास बनेगा। अगर अभी मैं रन करूँ तो क्या होगा, एरर झेलना पड़ेगा। एग्जाम्पल न्यू बॉक्स। अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, इशू ए स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड क्लियरली। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट का पहले क्या बनाओ, क्लास बनाओ। बना सकता हूँ या नहीं? जी हाँ बना सकते हैं। क्लास बनाया कैसे जाता है, तो एक क्लास कीवर्ड होता है। क्या होता है? एक क्लास कीवर्ड होता है। इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट ये क्लास बनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट नाम का हमने क्या बनाया, एक क्लास बनाया। अब क्लास जो बनाया हूँ मैं, अब अगर मैं यहाँ क्लास के अंदर क्या करना चाहता हूँ, तो कुछ काम करवाना चाहता हूँ। जैसे क्या काम करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पहला काम हम करवाना चाहते हैं कि इस के अंदर कुछ वैल्यू मुझे तो रिसीव करनी है ना। वैल्यू क्या करना है, गेट करना है। और कब गेट करना है, वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाते वक्त। अगर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कुछ वैल्यू पास किया गया है तो ये वैल्यू रिसीव होता है। ये देखो जो मैं भी सेलेक्ट किया हूँ, अगर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कोई वैल्यू पास किया गया है तो वो वैल्यू रिसीव होगा कहाँ, मस्ट बी रिसीव्ड इनसाइड कंस्ट्रक्टर। कहाँ रिसीव करना होगा उसको, कंस्ट्रक्टर में। तो कंस्ट्रक्टर बनता कैसे भाई, तो कंस्ट्रक्टर बनाने का एक स्पेशल सिंटैक्स होता है, डेफ अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर। और यहाँ पे पहला जो आर्गुमेंट लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम। तो ऑब्जेक्ट को तो यहाँ लिख नहीं सकते, तो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं सेल्फ। क्या बोलते हैं, सेल्फ। अब उसके बाद कॉमा दे करके कितना आर्गुमेंट है इसमें देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना आर्गुमेंट है। तो मुझे यहाँ 7 वेरिएबल लगाने पड़ेंगे। तो क्या लगा दूँ, ABCDEF G, और 7 कहने का मतलब क्या होता है, G ही तक होता है। H तो 8 हो जाता है ना। ये हमने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर, है ना। दैट विल इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। अब करना क्या है मुझे, यहाँ पे करना ये है कि मुझे इसमें ये वैल्यू पास करनी है, इसमें इसके अंदर। तो वैल्यू पास करने के लिए मुझे इसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब वेरिएबल जो बनाएंगे इसको बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। ये जो ABCD लिखा हूँ ये लोकल वेरिएबल है, लेकिन ऑब्जेक्ट का वेरिएबल मतलब S1 का जो वेरिएबल होगा उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सेल्फ से। और S1 को यहाँ रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है, सेल्फ से। तो S1 का जो वेरिएबल होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सेल्फ डॉट। अब स्टूडेंट का नाम रखना है तो क्या रख सकता हूँ मैं, नेम रख सकते हैं या नहीं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। और नेम किस में रख दो, A को रख दो इसमें। फिर क्या लिख सकता हूँ, सेल्फ डॉट एज, और उसमें किसको रख देते हैं, B को। फिर क्या रख सकता हूँ, सेल्फ डॉट फोन में किसको रख देते हैं, C को। फिर सेल्फ डॉट फोन के बाद क्या है, CT, और CT में किसको रख देते हैं, D को। और फिर सेल्फ डॉट क्या बचा,
कोर्स में किसे रख देंगे, ई को, और फिर क्या बचा जी, सेल्फ डॉट फी, उसमें किसको रखेंगे, एफ को, और सेल्फ डॉट डेट ऑफ एडमिशन, इसमें किसको रखेंगे, जी को। अब ये वैल्यू तो आ गया सारा का सारा रिसीव होकर के किसके अंदर, इसके अंदर। अब इस वैल्यू को क्या करना है, मान लो स्टोर तो करवा लिए हो, अब इस पर अगर कोई काम करना हो, जैसे इस पर क्या ऑपरेशन हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है अपडेट का, ऑपरेशन हो सकता है डिलीट का, ऑपरेशन हो सकता है प्रिंट करने का। तो सबसे जो बेसिक ऑपरेशन है वो क्या है, प्रिंट करने का। सबसे जो बेसिक ऑपरेशन है वो क्या है, प्रिंट करने का। तो प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन आर बना देता हूँ मैं, क्या लिखना पड़ेगा, डेफ, और उसके बाद क्या लिखता हूँ, डेफ शो स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट का अगर इंफॉर्मेशन देखना है तो ये कमांड चलाइए, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेल्फ लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, और उस लिखना ही पड़ेगा। अगर इसको बनाना है मुझे मेथड, इसको बोलते हैं क्या, इंस्टेंस मेथड। क्या बोलेंगे, इंस्टेंस मेथड। और मुझे करना क्या है, प्रिंट कर देना है सारा डिटेल। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा, नेम इज, अब नेम किस में है, सेल्फ डॉट नेम, ऐसे लिखना पड़ेगा, सेल्फ डॉट नेम। उसी तरीके से प्रिंट नेम के बाद क्या, एज इज, और सेल्फ डॉट एज। उसके बाद प्रिंट क्या करना है, नेम एज के बाद फोन इज, फोन नंबर इज लिखना चाहिए ना, को लग रहा था तो यही अगला बात बोलेगा। फोन नंबर इज, सेल्फ डॉट फोन, और उसके बाद क्या है, प्रिंट फोन के बाद सिटी में, सिटी इज भी लिख सकते हैं क्या, और सेल्फ डॉट क्या लिखना होगा, सिटी, ये प्रिंट करने के लिए। और उसके बाद क्या बचा, कोर्स इज भी लिख सकते हैं। कोर्स क्या है, नहीं, कोर्सेज, तो सेल्फ डॉट कोर्स। उसके बाद क्या बचा, क्या है, फी। कोर्स तो हो गया, फी, सेल्फ डॉट प्रिंट। उसके बाद क्या है, फी के बाद अब ये जो पूरा प्रोसेस हमने किया बच्चा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो क्या है आपका, इनकैप्सुलेशन। इसी को क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। जब एक क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट के सारे वेरिएबल्स है ना, और सारे मेथड्स को डिफाइन किया जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है इनकैप्सुलेशन। अभी ये एम्प्लॉय वाला पार्ट तो नहीं चलेगा, इसलिए मैं इसको कमेंट कर दूं, बाकी दोनों पार्ट हमारा चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। कोई एरर आया, नहीं आया, कोई एरर नहीं आया। लेकिन क्या मैं रिजल्ट देख सकता हूँ, यस। रिजल्ट देखने के लिए मुझे कॉल करना पड़ेगा मेथड को, तो क्या लिखना पड़ेगा, S1 डॉट, हमें लिखना होगा शो स्टूडेंट
इन्फो, कॉल करना पड़ेगा उसे। अब जब रन करेंगे तो पहले स्टूडेंट का पूरा डिटेल आ जाएगा मेरे पास। अब अगर मुझे बाय द वे दूसरे स्टूडेंट का डिटेल देखना होगा तो क्या करेंगे? अब S1 नहीं, S1 की जगह पे हम किससे कॉल करेंगे? S2 के द्वारा कॉल कर लेंगे सो स्टूडेंट इन्फो को। अब आप देखिए चेंज हुआ। तो क्या एक ही कोड को बार बार लिखना पड़ रहा है? नहीं, एक बार अगर हमने स्टूडेंट नाम का क्लास बना दिया, उसके अंदर रिक्वायर्ड सारे वेरिएबल्स को लिख दिए, उसके अंदर जो भी मेथड चाहिए वो लिख दिए, अब बार बार हम क्या करेंगे? सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके द्वारा मेथड को कॉल करेंगे। तो ये ट्राई का रूल को अभी तक फॉलो कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। अब आते हैं ज़रा इसके ऊपर, एम्प्लॉय वाले में। यहाँ क्या आने वाला है? एरर आने वाला है। प्रिंट करेगा, उसके बाद एरर देगा, बोलेगा कि नेम एम्प्लॉय इज नॉट डिफाइंड। तो क्या किया जाए? एम्प्लॉय भी बनाना पड़ेगा एक क्लास। कैसे बनेगा? क्या करना पड़ेगा? तो एम्प्लॉय का एक क्लास बनाना पड़ेगा सर। ठीक है, बना देते हैं। क्या लिखना पड़ेगा? क्लास बनाओ, क्लास क्लास एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय के अंदर अब देखो दिक्कत कहाँ आएगी वो समझना। दिक्कत ये आना है कि अब रिपीट होगा। क्यों रिपीट होगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ जो वेरिएबल है वो तो कॉमन होगा एम्प्लॉय और इसका दोनों का। और हम लोग प्रोग्रामिंग में क्या पढ़े हैं कि रिपीटेशन सही नहीं है। रिपीट करने से क्या होगा? मेमोरी का वेस्टेज होगा, टाइम का वेस्टेज होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आ रहे हैं? क्यों ना ऐसा किया जाए, पहले लिख लेते हैं उसके बाद। अगर यहाँ भी मुझे बनाना होगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर तो क्या लिखेंगे? डेफ। उसके बाद क्या लिखेंगे? अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और फिर क्या लिखना पड़ेगा? सेल्फ। और यहाँ भी वो सारे आर्गुमेंट लाइक A, B, C, D, E, F। यहाँ भी उतना ही आर्गुमेंट है। हाँ, SID नहीं, EID एम्प्लॉय ID इक्वल टू A, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू B, सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट उसके बाद इसमें पेस्ट में डालना है क्या? इसको सप्रेस करना है, कम करना है।
सही है। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ क्या हो रहा है कि ये ट्राई के रूल को कहीं ना कहीं वैलिडेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ भी सेल्फ डॉट नेम है, यहाँ भी सेल्फ डॉट नेम है, यहाँ भी एज है, यहाँ भी एज है, तो सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स को बार बार क्यों बनाना? ट्राई तो ये भी मना करता है। हालांकि अभी मैं रन करता हूँ कोड को, अभी ये क्या कह रहा है? इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ कॉमा छोड़ दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कॉमा छूट गया है हर जगह पे। अब रन करता हूँ, यस चला कोड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये स्टूडेंट का डिटेल आ रहा है, एम्प्लॉय का डिटेल अभी तक नहीं आया है। तो एम्प्लॉय का डिटेल इसलिए नहीं आया क्योंकि एम्प्लॉय को मैंने कॉल भी नहीं किया है। तो E1 डॉट, अब क्या लिखना होगा मुझे? शो EMP, शो EMP, अच्छा पूरा लिख दिए, एम्प्लॉय इन्फो। अब जब हम रन करेंगे तो एम्प्लॉय का कंप्लीट डिटेल भी आएगा स्टूडेंट के डिटेल के अलावा, दिख पा रहा होगा। लेकिन अब इसका हम थोड़ा और इसको प्यूरिफाई करते हैं। तो इसमें क्या कहना है? इसमें कहना ये है कि गौर से देखो तो लगभग एक ही तरह के काम किए जा रहे हैं दोनों क्लासेस में, और दोनों क्लास जो है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का है, और दोनों में सेम लगभग वेरिएबल है जो बार बार रिपीट किया गया है। तो ट्राई का रूल क्या कहता है कि जिस वेरिएबल को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, जिस फंक्शंस को आप रिपीट कर रहे हो, उसको एक सुपर क्लास में बना दो, जो दोनों क्लास का क्या होगा? पेरेंट्स हो जाएगा। दोनों का क्या हो जाएगा? पेरेंट्स हो जाएगा। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? बोलेंगे यस, किया जा सकता है, किया जा सकता है। करना क्या पड़ेगा मुझे कि एक पेरेंट्स क्लास मुझे बनाना होगा, और पेरेंट्स क्लास का नाम क्या होगा? पर्सन रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? पर्सन रख देता हूँ। क्या रख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ। एक पेरेंट्स क्लास बनाया जिसका नाम क्या रखा? पर्सन। बच्चा लोग बदमाशी पे अब शुरू हुआ है। अकेले जब थी तो शांत थी, और जब 3 हो गया तो शुरू हो गया। हाँ मतलब इसको देख के लगता था कितनी शांत है, लेकिन देखो आज हाँ कूद कूद के ड्राइंग बना दिया। कलयुग में संग में शक्ति है, तो संग में आ गई है एक साथ। क्लास पर्सन। अब पर्सन के अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर हम लोग बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। और बनाना क्या है? बनाना क्या है? यहाँ से क्या करता हूँ मैं? कॉपी करता हूँ, यही कंस्ट्रक्टर बनाना था ना। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में क्या करना है मुझे? तो ये सारी वैल्यू गेट करनी है, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट तो रखना है मुझे। तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या क्या रखना है बताओ? नेम तो रखेंगे, एज रखेंगे, फ़ोन रखेंगे, सिटी रखेंगे, इतना तो चाहिए ही चाहिए हर किसी का। तो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ कंट्रोल भी कर लेता हूँ, इतना तो चाहिए यहाँ पे। हाँ बाकी नहीं चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। और यहाँ उसके बाद क्या करता हूँ मैं? इसी को प्रिंट भी कर देना है, प्रिंट भी कर देना है। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं? एक फंक्शन बनाते हैं शो इन्फो, शो इन्फो, और यहाँ पे क्या डालेंगे? सेल्फ। और क्या शो करना है इसमें? तो इसमें हमें शो करना है सेल्फ डॉट किस चीज़ को? नेम को। तो ऐसे तो करेंगे नहीं, आई मीन प्रिंट कर देंगे नहीं। तो प्रिंट क्या कर देते हैं? सिर्फ नेम को प्रिंट कर देते हैं, बाकी जो मैसेज बनाना होगा अपने हिसाब से लोग बना लेगा। यार नेम इज ऐसे, सेल्फ डॉट नेम। उसी तरीके से प्रिंट नेम के बाद क्या? एज इज, और क्या लिखना पड़ेगा? सेल्फ डॉट
उसी तरीके से प्रिंट क्या फिर फोन नंबर इज फोन नंबर इज सेल्फ डॉट फोन, उसके बाद प्रिंट सिटी इज, और यहाँ पे क्या डाल देंगे सेल्फ डॉट सिटी। अब देखोगे गौर से तो यहाँ लगभग चीज़ें कॉमन है, लगभग कॉमन है। मतलब कहाँ, यहाँ पे नेम कॉमन है तो नेम को रखने की ज़रूरत है नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये सिटी यहाँ तक रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, हटा दीजिए इसको। हाँ आप सुनिए ना, हटा दिए। क्या यहाँ से भी रखने की ज़रूरत है? नहीं। यहाँ से नेम, ये तीन चीज़ें, चार चीज़ें यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, हटा दिए। लेकिन यहाँ तो आर्गुमेंट सब डालना है। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि जब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बने तो पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला। लेकिन ये खुद के कंस्ट्रक्टर को चलाने से पहले किसका कंस्ट्रक्टर चला दे, पर्सन वाले का। तो ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सुपर, क्या लिखना होगा, सुपर डॉट अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर, और यहाँ पे वो आर्गुमेंट डाल दो जो कहाँ से पास होके आएगा, यहाँ से पास होकर के आएगा। तो इसमें आर्गुमेंट कितना आएगा, इसमें आर्गुमेंट पूरा 7 आएगा। ये अच्छा, इसमें टोटल तो 4 ही है ना, इसमें कितना आर्गुमेंट है, ABCD, बस इतना ही ना। कॉमा हटेगा यहाँ से, ABCD ये हो गया, ठीक है। तो इसमें कितना आर्गुमेंट जाएगा, A, B, C, D। ये पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर को हमने सेटिस्फाई किया। अब उसके बाद E चला जाएगा कोर्स में, F चला जाएगा फिर। क्या बात है, कितना इजी हो गया ना। अब मुझे यहाँ इसको भी प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट में अब बार बार नाम वाम प्रिंट करने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये इतना चीज़ तो ऑलरेडी इसको मिल जाएगा, इतना तो ऑलरेडी इसको मिल ही जाएगा। नहीं, कौन सा, शो इन्फो से, नहीं शो इन्फो से। अब बाकी चीज़ें क्या प्रिंट कर देना है मुझे, बाकी कोर्स और ये प्रिंट कर देना है। अब उसके बाद एम्प्लॉय में भी वही कहानी। तो एम्प्लॉय वाले में भी हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सुपर पेयर ऑफ, और उसका डॉट अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर, और यहाँ कितना, 4, कौन सा, A, B, C, D, क्योंकि इसका भी पेरेंट्स कॉमन है। अब लेकिन अभी इसको बनाए कहाँ हो, चाइल्ड बनाने के लिए एक और सिंटैक्स होता है, यहाँ बताना पड़ेगा पेरेंट्स क्लास का नाम। तो क्या है इसका, पर्सन। तो पर्सन का 2 बच्चा, 2 चाइल्ड, एक स्टूडेंट और दूसरा ये हुआ। और ये कॉन्सेप्ट हमने किसका यूज कर रहे हैं इस बार, इनहेरिटेंस का। किसका, इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो यहाँ A का वैल्यू आ जाएगा इस A में, B का वैल्यू आ जाएगा इस B में, C का वैल्यू इसमें आ जाएगा। और एम्प्लॉय ID किस में चला जाओ, E से चल जा, है ना, E से EFG। अब सही हो गया। हाँ, प्रिंट वाले में भी उसकी कहानी नहीं करनी है। प्रिंट वाले में भी फ़ोन नंबर, इनफैक्ट कहाँ तक, ये बीच का 4 गायब कर लेंगे, एम्प्लॉय ID पोस्ट, और ये सही है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब अगर हम कोड रन करके देखें तो देखो कोड कितना छोटा हो गया अपना। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़, हाँ गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे कोलोन नहीं पड़ता है, हमने गलती से डाल दिया। क्या बात है, कोड रन किया, परफेक्टली कोड हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम यहाँ पे चाहें तो क्या डाल सकते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे डाल देते हैं डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉई इज
और उसी तरीके से यहाँ भी एक डाल दें, प्रिंट डिटेल्स ऑफ क्या है, स्टूडेंट इज, ये बाइफरकेट करने के लिए, समझने के लिए, राइट। अब देखो ये क्या है, डिटेल ऑफ ए स्टूडेंट, जो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, और बाकी डिटेल तो नहीं आया है। तो बाकी डिटेल इसलिए नहीं आया है क्योंकि ये शो इन्फो को कॉल नहीं किया गया है यहाँ पे, कि किया गया है, नहीं किया गया है। तो शो इन्फो को भी कॉल कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए, शो इन्फो को कॉल कर लिया जाए। तो शो इन्फो हम चाह रहे कि यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, s2 डॉट शो इन्फो। क्या ऐसे लिख सकते हैं हम बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरीके से एम्प्लॉय के लिए क्या हम e1 डॉट शो इन्फो लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रन करते हैं इसे, तो कंप्लीट डिटेल आया। ये जो लिखा हुआ है बीच में इसके कारण आ रहा है, तो इस लाइन को हम क्या कर देते हैं, हटा लेते हैं यार। सही है। अब रही बात, यहाँ पे एक स्लैश एन लगा दो, इससे क्या होगा, थोड़ा हाँ बस अब कुछ ऐसा आएगा। क्लियर है। अब बताओ कि कोड कितना पहले से छोटा हो गया। अब सेम सेट ऑफ कोड को मैंने रिपीट किया नहीं, लेकिन इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ा, एक पेरेंट्स क्लास बनाना पड़ा। ये क्या बनाना पड़ा मुझे, एक पेरेंट्स क्लास, और उस पेरेंट्स क्लास के अंदर उन सारे कॉमन एट्रीब्यूट और कॉमन मेथड्स को हमने लिख दिया जो कि मुझे चाइल्ड क्लास में यूज़ करने थे। अब जाकर के मैं बोल सकता हूँ कि ट्राई के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली हमने यूज़ किया है। लेकिन अभी भी एक समस्या है, अभी भी एक समस्या है। ये तो कॉन्सेप्ट हमने दो चीज़ों का देखा, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस का। इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस का बेहतरीन एग्जाम्पल। अब रही बात एब्स्ट्रैक्शन का, क्या बेहतरीन हो सकता है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि किसी क्लास का, किसी मेथड का अगर सिर्फ हम लोग डेफिनेशन डिक्लेरेशन करते हैं, डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं, बस डिक्लेयर करते हैं, तो क्या बोलेंगे उसे, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बोलेंगे, या एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वैसे क्लास को बोलेंगे जिस क्लास के ब्लॉक में कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, जिसमें कि कम से कम, अभी जैसे कि देखो कि हबनेट में सिर्फ कोई पर्सन होगा नहीं, या तो स्टूडेंट होगा या एम्प्लॉई होगा। लेकिन देखना गलती से कोई बंदा आता है और पर्सन का ऑब्जेक्ट बना के बैठ जाता है और बोलता है, हम पूछते हैं उससे कि तुम कौन हो यहाँ, तो क्या बोलता है, हम पर्सन है। अब पर्सन क्या होता है, तो इरिटेटिंग होगा। यस, पर्सन का भी ऑब्जेक्ट बना। अब लेकिन जब पर्सन का ऑब्जेक्ट बना तो यहाँ कुछ कॉमन डिटेल्स देना था जो नहीं दिए, जिसके कारण नहीं काम किया। ठीक है, पर्सन का डिटेल मान लो कि डाल दे रहा हूँ मैं, प्रिया 19 एज ही न था वो दूसरे नंबर पे, और फिर फोन नंबर था और सिटी था, सिटी डाल देते हैं दानापुर, दानापुर ना, और कुछ। अब रन करते हैं, कोड बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं, परफेक्टली कोड चल रहा है। तो कोड चलने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर्सन का भी ऑब्जेक्ट बनने लगा। लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ कोई पर्सन थोड़ी होगा, प्रिया या तो एम्प्लॉई होगी या स्टूडेंट होगी, लेकिन पर्सन होगी, ये तो बेकार लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि गलती से भी कोई पर्सन का ऑब्जेक्ट ना बना ले। इसके लिए मुझे पर्सन क्लास को क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट। इसके लिए पर्सन को क्या बनाना होगा, और अगर किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो इसे चाइल्ड बनाना पड़ेगा एबीसी क्लास का। किसका, अब एबीसी क्लास बाय डिफॉल्ट रहता नहीं है, बल्कि उसे हमें करना पड़ता है इंपोर्ट। तो क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम एबीसी, ये छोटका एबीसी, ये मॉड्यूल का नाम होता है,
और उसके बाद लिखना होगा इम्पोर्ट ABC कैपिटल वाला, और उसके बाद लिखना होगा ABTRACT एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब ये क्या है, क्लास का नाम है और ये एक फंक्शन का नाम है। दोनों को हमने इंपोर्ट किया है। दोनों कहाँ रहता है, एक मॉड्यूल में जिसका नाम है ABC। तो छोटा वाला ABC मतलब मॉड्यूल, बड़ा वाला ABC मतलब क्लास। अब मुझे इस पर्सन को ABC का बना देना है चाइल्ड। तो चाइल्ड बनाने के लिए तो अभी तो सीखे हम लोग, ऐसे लिख दिए, मतलब अब ये पर्सन क्लास इस ABC क्लास का क्या बन गया, चाइल्ड। चाइल्ड बनने से काम नहीं बनेगा, अभी भी काम नहीं बनेगा, बल्कि सारा कोड चलेगा आपका। अब ये क्लास तभी पूरी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगा जब इस क्लास के ब्लॉक में कोई एक क्या बने, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या बने, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने का क्या तरीका होता है, तो देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने का तरीका ये होता है कि पहले डेकोरेटर यूज करो। क्या, @ और डेकोरेटर के लिए क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या लिखना होगा, @abstract मेथड। उसके बाद मुझे एक मेथड डिफाइन करना है, तो मेथड का नाम क्या डालेंगे, तो मान लो मेथड हमने बनाया एक डेफ और इसका नाम ही रख दिया पर्सन। क्या रख दिया, पर्सन। ऐसा रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन इस मेथड को हम क्या करते हैं, यहीं ख़त्म कर देते हैं, इसके ब्लॉक में कुछ भी नहीं बनाएंगे। तो ये मेथड कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इस पर्सन को क्या बोलेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और जैसे ही आप किसी क्लास के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का पहला पहचान कि उसके माथे पे लिखा हुआ रहेगा @abstract मेथड, और दूसरा पहचान ये कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होगा उसका ब्लॉक क्या होता है, ब्लैंक होता है, पास लिखा हुआ रहेगा। अब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ तो एरर आएगा इस लाइन पे। किस लाइन में एरर आने वाला है, इस लाइन में पहले एरर आएगा, अब तो सारी लाइन में एरर आएगा। रीज़न क्या है कि जब पर्सन क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, इस कारण कि उसके अंदर में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो जब स्टूडेंट पर्सन को इनहेरिट करेगा तो इसके अंदर में भी ये मेथड आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। तो क्या आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गए, ये क्लास बन गया हमारा पर्सन। अब इसका क्या सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये है कि ठीक है, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना भी नहीं था और इसीलिए मैंने उसको क्या बनाया, एब्स्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट का तो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, एम्प्लॉय का तो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं बनेगा अभी। कि बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो उसका ऑब्जेक्ट बने, इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है पेरेंट्स क्लास के अंदर, इसको चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड करो। क्या करो, ओवरराइड। ओवरराइड कहने का मतलब ये होता है कि पेरेंट्स क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास के ब्लॉक में जब रीडिफाइन करते हैं तो इसी को कहते हैं फंक्शन या मेथड ओवरराइडिंग। क्या, मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग इज अ पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब देखो गलती क्या हो रही है कि अब पर्सन का भी ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पर्सन क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि पर्सन का ऑब्जेक्ट तो नहीं बन रहा, चलो सही है, स्टूडेंट का तो ऑब्जेक्ट बन जा, नहीं स्टूडेंट का भी नहीं बन पा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मुझे यहाँ स्टूडेंट क्लास को क्या बनाना पड़ेगा, अब एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना होगा। और एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है तो पर्सन क्लास के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे उन सबको क्या करना होगा, ओवरराइड। बहुत बढ़िया। तो ओवरराइड करने का बहुत सिंपल एक तरीका है, आप लिखो डेफ और फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या था, पर्सन सेल्फ, और बस इसके अंदर कुछ लिख दो, कुछ भी। अब कुछ भी क्या लिख दो, तो एक मैसेज डाल देता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड लिख दूं, बस ऐसा कुछ मैसेज डाल दिया हमने। अब स्टूडेंट वाला पार्ट तो चल जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय वाला नहीं चलेगा, फिर एरर आ गया। देख पा रहे होगे,
मैं चाहता तो ठीक कर देता, लेकिन इसको ठीक नहीं किया ताकि आप समझो बात। अब हम चाहते हैं एम्प्लॉय वाला भी पार्ट चले, तो एम्प्लॉय भी तो पर्सन को इनहेरिट किया हुआ है, तो ये वाला जो मेथड है एम्प्लॉय के अंदर भी तो आ गया होगा जी। इनहेरिट का मतलब यही होता है कि पेरेंट्स के अंदर जो भी फंक्शन है वो इनहेरिट होकर के चाइल्ड में आ जाता है। तो यहां भी मुझे क्या करना होगा, ओवरराइड डेफ क्या लिखना होगा, पर्सन, फिर क्या लिखना होगा, सेल्फ, और एक मैसेज प्रिंट कर दो, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब अगर रन करके देखूं, दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट बना, चला, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, ये कॉन्सेप्ट था पॉलीमॉर्फिज्म का। तो हमने एक ही एग्जाम्पल में इन चारों को यूज किया है। एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसमें कि इनकैप्सुलेशन को भी यूज किया, इनहेरिटेंस को भी यूज किया, एब्स्ट्रैक्शन को भी यूज किया, और पॉलीमॉर्फिज्म को भी यूज किया। अब पॉलीमॉर्फिज्म में अभी तक हमने सिर्फ मेथड ओवरराइडिंग किया है, अभी हमने मंकी पैचिंग और डक टाइपिंग करना बाकी है ना। हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, फिर भी करेगा, कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिखो। हाँ, पर्सन लिखे थे इसलिए ऐसा हो रहा है ना। चल, प्रिया लिख देते। अब फिर एरर आएगा, फिर एरर आएगा क्योंकि तुम कौन से मेथड को यहाँ ओवरराइड किए हो पर्सन को, लेकिन यहाँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा है, प्रिया। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, किसको अब ओवरराइड करना पड़ेगा, अभी भी कंफ्यूजन। उसी तरीके से इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसमें भी एरर आ रहा है अब और डक टाइपिंग देखते हैं फटाक से, और उनको बोल के आते हैं कम से कम बगल में पढ़ रहे हो तो ठीक, तो लोग का टाइम कवर हो रहा है।
इस 6 मिनट 7 मिनट जो बच रहा है 10 मिनट उसमें हम लोग कर लेते हैं मल्टी थ्रेडिंग और मंकी पैचिंग। ओके, देखो मंकी पैचिंग का मतलब क्या होता है, एक नया फाइल बनाते हैं क्योंकि इसमें अब हम ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना चाह रहे। मंकी पैचिंग क्या होता है, तो मंकी पैचिंग वे टू इम्प्लीमेंट रन टाइम polymorphism by changing functionality of a method at run time without changing their actual code। अगर हम किसी फंक्शन के बिना एक्चुअल कोड को चेंज किए हुए उसके फंक्शनलिटीज को रन टाइम पे बदल देना चाहते हैं तो इसी फीचर को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, और इसी को बोलते हैं मंकी पैचिंग। क्या बोलते हैं? मंकी पैचिंग। मतलब कोई फंक्शन बना हुआ है कहीं, उसमें क्या कोड लिखा हुआ है हमको नहीं पता और उसके कोड को छेड़छाड़ भी नहीं करना है, लेकिन उसी फंक्शन को चला करके मुझे अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम करवाना है। तो ये काम किसके थ्रू होगा? यही कहलाता है मंकी पैचिंग। तो बेहतरीन एक डेफिनेशन मैं लिख दिया हूँ अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, इसको याद रखना। वे टू इम्प्लीमेंट, क्या कह सकते हो? वे टू इम्प्लीमेंट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बाय चेंजिंग फंक्शनलिटी ऑफ अ मेथड एट रन टाइम विदाउट चेंजिंग देयर एक्चुअल कोड। अब बात करते हैं हम लोग इसके कोड की। तो मान लो एक क्लास हमने बनाया है जिसका नाम रखा है टेस्ट क्लास के अंदर एक हमने फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा फन, और यहाँ क्या लिखना होगा मुझे? सेल्फ, और यहाँ मुझे लिखना होगा इसके लिए कुछ कोड। लाइक हमने एक कोड लिखा अंडर क्लास टेस्ट, ऐसा मैंने कुछ यहाँ मैसेज लिख दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं, अगर मैं इसे कॉल करूं तो पहले T1 का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया हूं मैं, और इसी T1 के द्वारा कॉल किसको कर दे रहा हूं? फन को कॉल कर रहा हूं, और यहाँ एक मैसेज डाल दे रहा हूं फन फंक्शन बिफोर मंकी पैचिंग से पहले फन फंक्शन, और उसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? इसके फंक्शनलिटीज को चेंज करने वाले हैं। तो प्रिंट करता हूँ मैं, और क्या लिखूंगा यहाँ पे? फन फंक्शन आफ्टर मंकी पैचिंग के बाद का क्या लिखना पड़ेगा? तो लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ T1.fun इक्वल टू, अब कोई फंक्शन बना के रखेंगे। मान लीजिए कि एक फंक्शन कहीं बना हुआ है और इस फंक्शन का नाम हमने रखा है डेफ शो डेटा। क्या रखा है? एक नॉर्मल फंक्शन बनाया हूं मैं जिसका नाम रखा हूं शो डेटा, प्रिंट किया हूं शोइंग डेटा आउट साइड द क्लास, ऐसा कुछ मैसेज मैं इसके अंदर डाल, और यहां आकर के मैं लिखता हूं शो डेटा। अब उसके बाद फिर से हम कॉल करते हैं किसको? T1.fun को। अब देखना यहाँ पे इसका फंक्शनलिटीज कुछ और है, और अब इसका क्या होगा? फंक्शनलिटीज अभी कुछ और हो चुका होगा। एग्जाम्पल मंकी
अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फन फंक्शन बिफोर मंकी पैचिंग, और इसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, अंडर क्लास टेस्ट, ये वाला बात प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। चलो देख सकते हो यहाँ पे हाफ लाइन, हाँ। और ये क्या है, फन फंक्शन आफ्टर मंकी पैचिंग, यहाँ पे क्या डेटा आ रहा है, जबकि कॉल तो मैं फन को ही कर रहा हूँ, अरे यहाँ भी फनी को कॉल कर रहा था, लेकिन दोनों जगह क्या है, मैसेज अलग अलग। तो यही है मंकी पैचिंग। अभी तक हम लोग जानते थे कि किसी वेरिएबल में किसी दूसरे वेरिएबल का डेटा रखते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को असाइन कर सकते हैं, और यही फीचर कहलाता है मंकी पैचिंग। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। ये तो कल भी बताए थे, रिकैप सेशन है एक्चुअली, जो लोग कल मिस कर गए थे, जो आज मिस करेंगे उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं हम लोग किसके तरफ, डक टाइपिंग। देखो हम मान के चलते हैं, डक टाइपिंग ये बोलता है कि अगर हम भी चलेंगे, हाँ 3-4 मिनट में, जब तक मीटिंग चल रहा है। तो डक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि हम ये देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किसका है, वो नहीं देखना है, देखना है कि वो फंक्शन उस क्लास का है या नहीं है। मतलब अगर कोई डक है या नहीं कोई फर्क नहीं है, अगर डक की तरह चल रहा है तो हम उसको क्या मानेंगे, डक ही मानेंगे। अगर कोई इंसान का भी बच्चा है अगर डक की तरह चल रहा है तो हम क्या मानेंगे, उसको डक ही मानेंगे। तो डक टाइपिंग का यही कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक, मान लो कि हमें जब कोडिंग करना होता है तो कोडिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लैपटॉप को यूज़ करते हैं, नहीं? तो हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम क्या रखते हैं, लैपटॉप रख सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। अब लैपटॉप में हम क्या करते हैं, कोडिंग ही तो करते हैं। लैपटॉप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कोडिंग के लिए कर रहे हैं। अब कोडिंग के लिए क्या चाहिए, कोडिंग के लिए क्या चाहिए, कोडिंग के लिए हमको आईडी चाहिए। कोडिंग किस में करते हैं, आईडी में करते हैं कि कुछ और में करते हैं, आईडी में कोडिंग करते हैं। कोडिंग किस में करेंगे, आईडी में करेंगे। अब यहाँ जो भी बातें लिखनी है वो चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पे। मान लो एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, या इसके अंदर हम लिख देते हैं id डॉट एग्जीक्यूट, id डॉट एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट कहीं फंक्शन बना हुआ आ रहेगा, उसको ये चलाएगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में 2 बना लेते हैं अलग अलग आईडी का नाम। अब आईडी क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सोचो। एक आईडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं VS कोड, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ। एक क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, VS कोड। अब VS कोड जो आईडी है उसके अंदर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, कि एग्जीक्यूट फंक्शन बनाने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूट, ऐसे ही बनता है ना जी, ऐसे ही बनता है। और यहाँ क्या क्या फंक्शन देता है VS कोड मुझे, तो टाइपिंग का फीचर देता है, जो भी फीचर देता है वो लिख सकते हो। प्रिंट और क्या देता है, एरर चेकिंग, और कुछ फीचर देता है, हाँ और भी फीचर देता है, कन्वेंशनल चेकिंग, ये भी देता है मुझे, है ना। प्रिंट लाइव सर्वर का, जो और कहीं नहीं मिलता है। अब एक मान लो हमारे पास क्लास और भी है जिसमें कि अभी हम कोड कर रहे हैं, वो भी तो एक आईडी है, इसका नाम IDLE है, ये भी हो सकता है। इसमें भी हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जी हाँ इसमें भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। प्रिंट क्या करना है यहाँ पे, तो प्रिंट करना है यहाँ पे भेज दे, तो 2 मिनट के लिए क्या छोड़, टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टॉपिक।
यही था ना। तो आइडियली में क्या क्या फीचर मिल जाता है? टाइपिंग का मिल जाता है, उसके बाद क्या मिल जाता है? रन का, रनिंग का, और तो कुछ मिलता नहीं है यहाँ पर, बस दो ही फीचर मिलता है। अब देखो लैपटॉप का जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? लैपटॉप का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसके पास कोडिंग नाम का एक फंक्शन है। इस फंक्शन में एक आर्गुमेंट है सेल्फ जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा आईडी। अब आईडी एग्जीक्यूट मेथड को कॉल कर रहा है। एग्जीक्यूट मेथड कहाँ लिखा गया है? आईडी के अंदर, है ना। अब डिपेंड ये करता है कि हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं। ऑब्जेक्ट मान लो कि हम बनाते हैं आईडी का I1 बनाते हैं, और इस ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं? IDLE का। किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं? अब बताओ कि यहाँ हम लोग अब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा किसका? लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनाते हुए हम L1 एक लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनाए। अब L1 के द्वारा हम कॉल किसको करेंगे? कोडिंग को। L1 के द्वारा हम कॉल किसे करेंगे? L1 के द्वारा कोडिंग को कॉल करेंगे। यहाँ हम क्या पास कर देंगे? I1 को। किसको? I1 को। तो इस कोडिंग में मैंने एज अ आर्गुमेंट आईडी किसका पास किया? IDLE का। तो अभी कौन वाला कोड चलेगा? ये वाला एग्जीक्यूट मेथड चलेगा, है ना। और मान लो कि मैं यहाँ एक और ऑब्जेक्ट बनाया होता, दैट इज I2, और वो किसका बनाया होता? VS कोड का। अगर यहाँ L2 को पास करते तो कौन सा कोड चलता? ये वाला चलता। और यहाँ चलता नहीं, बल्कि रुक जाता। यही ना कहना चाह रही। एग्जाम्पल डक। अभी क्या आया? टाइपिंग और रनिंग। लेकिन तब क्या, जब यहाँ I1 के जगह पे मैं क्या पास करूँगा? I2। I2 किसका ऑब्जेक्ट है? VS कोड का। और अगर VS कोड का ऑब्जेक्ट है तो ये कोड चलेगा, टाइपिंग, एरर चेकिंग, कन्वेंशनल चेकिंग और लाइफ सर्वर। चला। तो ये कहलाता है डक टाइपिंग, जिसमें कि ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये किसका ऑब्जेक्ट है। फर्क इससे पड़ता है कि एग्जीक्यूट मेथड किसके अंदर है और किससे मैच कर रहा है। तो IDLE में अगर मैंने यहाँ IDLE का अगर ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ लैपटॉप में, तो ये किसके एग्जीक्यूट मेथड को चला रहा है? IDLE। और अगर लैपटॉप के कोडिंग वाले मेथड में, मतलब लैपटॉप ऑब्जेक्ट के कोडिंग मेथड में अगर हम I2 को पास कर रहे हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट है किसका? VS कोड का, तो किसके एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करेगा? इसी प्रोसेस को कहते हैं डक टाइपिंग। डक टाइपिंग बड़ा मतलब अच्छा डेफिनेशन है। मतलब जो डक की तरह चलता हो, जो डक की तरह बोलता हो, उसको हम डक बोलेंगे। बस यही सिंपल डेफिनेशन होता है ना। वॉक लाइक अ डक, क्वैक लाइक अ डक, विल बी डेफिनेटली डक। डक टाइपिंग डेफिनेशन। अब देखना ऐसा ही कुछ आएगा। ये वाला पंचलाइन है, यही हम भूल जाते हैं। बस हमको सारांश से आता है। क्या है? इफ इट वॉक्स लाइक अ डक एंड इट क्वैक्स लाइक अ डक, देन इट मस्ट बी अ डक। अब वो कोई दूसरा ही स्पीसीज क्यों ना हो, डजेंट मैटर। वो डक की तरह बोल रहा हो, डक की तरह चल रहा हो, तो हम क्या मानेंगे? उसको डक मानेंगे। यही डक टाइपिंग का। और डक टाइपिंग भी किसके लिए यूज करा जाता है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। किसके लिए? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। तो देखो आज का हमने जो गोल सेट किया था, वो गोल हमारा पूरा हो गया है। वो गोल हमारा पूरा हो गया है। इसमें मल्टी थ्रेडिंग बचा है, तो मल्टी थ्रेडिंग कम से कम आधे घंटे तो कल करते हैं। मतलब नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही रहने वाला है।